एक लड़के ने अपने बूढ़े बाप के गिरबान पकड़ने के बाद एक थप्पड़ मारने शुरू कर दिए। जैसे ही थप्पड़ों की आवाज़ आ रही थी, माँ रसोई के अंदर काम कर रही थी। माँ दौड़ते हुए आती है और अपने ही बेटे के पैरों में गिर जाती है। रोते हुए गिड़गिड़ाते हुए कहती है कि बेटा, ये मर जाएंगे, बहुत बुज़ुर्ग हैं, तुम इन्हें क्यों मार रहे हो, छोड़ दो। लेकिन बेटा था कि न केवल बाप को मारता है, फिर माँ को भी मारना शुरू कर देता है। मगर हैरान करने वाली बात ये थी, ना तो बाप की आवाज़ निकल रही थी और ना ही माँ की आवाज़ निकल रही थी। ये दोनों आए दिन इसी तरह से पिटते थे और ये लड़का आए दिन इसी तरह से अपने माँ बाप को मारता था। लंबे समय से जब ये सब चल रहा था, एक माँ बाप के सब्र की जो इंतहा थी जब टूटती है, तो वाकई ये कहानी एक घटना के रूप में तब्दील हो जाती है, जिसको सुनने के बाद किसी भी इंसान के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आज की कहानी वाकई बहुत दर्दनाक है, बहुत ही भयानक है, जो आपको भी परेशान कर सकती है। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफ़ी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना है राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली का एक इलाका है जैतपुर। दरअसल बात कर रहा हूँ 8 जनवरी 2015 की शाम लगभग 5:30 बजे के आसपास। जैतपुर नाले के आसपास कुछ खाली मैदान है, कुछ एरिया है। वहाँ पर कुछ बच्चे आपस में खेल रहे हैं। खेलते खेलते एक शर्त रखी जाती है कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी लड़का आपस में बॉल में बहुत ज़ोर से बैट नहीं मारेगा, क्योंकि बॉल नाले में जाकर गिर जाती है और फिर बॉल गायब हो जाती है। जब ये बात शर्त रखी गई थी, लेकिन लड़के थे कि वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आते थे। जब बॉल बैट पे पड़ती थी, पूरी ताकत के साथ उसको मारा जाता था और वो नाली में जाकर या नाले में जाकर गिर जाती थी। ऐसे ही हुआ उस दिन 8 जनवरी 2015 की शाम लगभग 5:30 बजे के आसपास। बॉल जैसे ही बैट पे आती है, वो तेज़ी के साथ उसको मारा जाता है और वो जाकर नाले में गिर जाती है। जो उस बॉल उस नाले के बहुत नज़दीक एक लड़का होता है, वो दौड़ता हुआ नाले की तरफ जाता है और उस बॉल को निकालने की जैसे ही नाले के अंदर से कोशिश करता है, तो उसके हाथ में बॉल नहीं आती, बल्कि एक हाथ आ जाता है। और जैसे ही हाथ आता है, उस हाथ को जैसे ही वो बाहर निकालने की कोशिश करता है, तो हाथ का इतना हिस्सा था जो कलाई से बिल्कुल अलग था। उस लड़के की चीख निकल जाती है और चीख निकलते ही वो बेहोश होकर वहीं पर गिर जाता है। बाकी जो और लड़के हैं वो देख रहे थे कि अच्छा खासा गया था, लेकिन ना जाने क्यों वो नाले के अंदर गिर गया है। तभी लड़के दौड़ कर जाते हैं और उसको बाहर निकालते हैं नाले से बाहर निकालने के बाद उसको होश में लाने का प्रयास करते हैं। और करीब 15, 20 या 30 सेकंड के बाद जब वो होश में आता है, होश में आने के बाद वो रोने लगता है। कहता है, यहाँ मैंने कुछ देखा है। बाकी लड़के भी उस बॉल को निकालने की कोशिश करते हैं, तो वहाँ से वही हाथ एक बार फिर से निकल आता है। और इस हाथ को देखने के बाद वो लड़के अपनी बॉल, अपना बैट, अपना खेलने का सारा सामान छोड़कर बस घर की तरफ भागने लगते हैं। और जब घर की तरफ भाग रहे हैं, तो वहीं रास्ते में एक किराना स्टोर का मालिक है, वो दृश्य भी अपनी आंखों से देख रहा था। उसने बच्चों से पूछा कि तुम क्यों भाग रहे हो, क्या बात है, क्या दिक्कत है, मुझे बताओ। वो लड़के जाते जाते कहते हैं कि हमने वहाँ पर देखा है एक लड़के का हाथ है। फिर वही दुकानदार दौड़कर उस नाले की तरफ जाता है और जाने के बाद देखता है तो किनारे पर ही, नाले के किनारे पर वो हाथ का टुकड़ा पड़ा हुआ था, जो कलाई से बिल्कुल अलग था। और इधर उधर झांकने की कोशिश करता है तो एक सर पड़ा हुआ है। बस वो भी वहाँ से भागकर वापस आता है और ज़ोर ज़ोर से चीखने लगता है, आवाज़ लगाने लगता है। उसकी आवाज़ें सुनने के बाद वहाँ लोगों का जमघट लगने लगता है। तभी कोई व्यक्ति पुलिस को फ़ोन करता है। दिल्ली पुलिस घटनास्थल पर पहुंचती है और साथ में फोरेंसिक टीम, सर्विलांस टीम और खोजी कुत्ता भी पहुंच जाता है। और ये देखने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार हाथ कहाँ है। हाथ भी मिल जाता है, सर भी मिल जाता है। अब खोजी कुत्ते की मदद से उसे सुंघाया जाता है। वो खोजी कुत्ता इधर उधर जाता था और शरीर के एक एक टुकड़े को वो इकट्ठा कर रहा था। लगभग उसने 25 टुकड़ों को इकट्ठा किया, जिन्हें इकट्ठा करने के बाद एक जगह लाने के बाद एक शरीर बन रहा था, एक लाश बन रही थी, जिसे देखकर साफ अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि लाश किसी व्यक्ति की थी, आदमी की थी। पुलिस ने आनन फानन ही उस शव को कब्जे में लिया और कब्जे में लेने के बाद पुलिस का वहाँ जमा हज़ारों लोग या फिर चर्चा करने वाले वो सैकड़ों लोग ये जानना चाहते थे, यही समझना चाहते थे कि आखिरकार मरने वाला कौन व्यक्ति है और किसने इसकी हत्या की है, क्यों हत्या की है। बस पुलिस भी इस सवाल के जवाब जानने की तलाश में थी। फोरेंसिक टीम हो, सर्विलांस टीम हो या कोई एफएसएल टीम या खोजी कुत्ता, सभी अपनी अपनी तरह से, अपने अपने तरीके से कोशिश कर रहे थे, प्रयास कर रहे थे। घंटे दर घंटे बीतने लगते हैं, लेकिन ना तो मरने वाले का पता था। और आसपास के थानों में वायरलेस कर दिया जाता है, पूरी दिल्ली में वायरलेस हो जाता है कि एक व्यक्ति है जिसकी उम्र लगभग 24-25 साल के आसपास है। वो व्यक्ति गायब है, कौन है, कहाँ से आया है, इसके बारे में पता करने की कोशिश करते हैं। पिछले हफ्ते या 2 हफ्ते की रिपोर्ट कहाँ ली जाती है
किसी भी व्यक्ति की गुमशुदगी की कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं थी, किसी के गायब होने की कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं थी, इसलिए पुलिस खुद को ठगा सा महसूस कर रही थी। इस इलाके के जो डीएसपी हैं MS रंधावा, वो भी कोशिश करते हैं, वो भी अपनी टीम लगाते हैं और ये पता करने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार ये व्यक्ति कौन था और किसने इसको मारा था। जब पुलिस को कोई सफलता नहीं मिलती तभी एक अनजान व्यक्ति का फ़ोन आता है और वो फ़ोन वाला व्यक्ति कहता है, साहब मेरा नाम तो लेना मत, मेरे बारे में किसी से जिक्र मत करना, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मेरे ही घर के पास में एक लड़का था जो कि अचानक से कई दिनों से गायब हो चुका है। पुलिस वाले इस फ़ोन को बहुत गंभीरता से लेते हैं, कहते हैं कि तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हारा नाम बिल्कुल गोपनीय रखा जाएगा, बस तुम्हें वो घर दिखाना है, कौन है और क्या मामला है। तब यहाँ से पुलिस की एक टीम जाती है, उस लड़के के बताए हुए रास्ते पर जाकर एक घर के अंदर जहाँ बुज़ुर्ग दंपति रहते हैं। बुज़ुर्ग व्यक्ति का नाम है नंद किशोर, जिसकी उम्र लगभग 68 साल के आसपास है, और इसी घर में एक आशा देवी नाम की महिला रहती है जिसकी उम्र लगभग 65 साल के आसपास है। एक लड़का है जो कि विकलांग है, मानसिक रूप से विकलांग, जिसको ये नहीं पता है कौन पुलिस वाले होते हैं, कौन व्यक्ति होते हैं, या फिर खाना क्या होता है, उसे पढ़ाई लिखाई क्या होती है, उसे कुछ भी नहीं पता है, क्योंकि मानसिक रूप से विकलांग है, उसे वाकई कोई समझ नहीं है। पुलिस को देख के भी वो हंस रहा था। बुज़ुर्ग दंपति से बात करने की कोशिश की जाती है, लेकिन बुज़ुर्ग जो व्यक्ति होता है नंद किशोर, वो काम पर गया हुआ है। वो लोगों के घरों में पत्थर लगाकर, टाइल्स लगाकर ऐसे ही अपने घर का गुजारा वसारा करने की कोशिश करता है। इस घर के अंदर महज आशा देवी है जो फ़िलहाल अकेली है। आशा देवी से पूछा जाता है कि तुम्हारा बेटा है, कहाँ है? तो वो महिला कहती है कि मेरा तो एक ही बेटा है। फिर दोबारा पूछने की कोशिश की जाती है, तो याद दिलाने की कोशिश की जाती है। उनसे कहा जाता है कि तुम्हारा एक बड़ा बेटा है जिसकी उम्र लगभग 25-26 साल के आसपास है। तब वो बूढ़ी माँ कहती है कि भैया जी या पुलिस वाले सर, मेरा बेटा जिसका नाम सूरज भान उर्फ सोनू है, जिसकी उम्र लगभग 25 साल के आसपास है, वो तो सऊदी अरब गया हुआ है। पिछले हफ्ते ही तो वो गया था खाने कमाने के लिए। वो खाएगा कमाएगा तभी तो हम लोगों का पेट भरेगा। जब पुलिस वाले उससे कहते हैं कि अगर वो गया है तो कोई सबूत दीजिए, कोई ऐसी निशानी दीजिए, कुछ बात है, कुछ तो मतलब ऐसा प्रूफ दीजिए, लेकिन बुज़ुर्ग महिला वो ऐसा कुछ अपने पुलिस वालों को वो दे नहीं पाती है। साथ ही उस व्यक्ति के आने का इंतज़ार किया जाता है और कई घंटे बीतने के बाद भी पुलिस वहाँ पर जमी रहती है, इंतज़ार करती है। जैसे ही वो बुज़ुर्ग व्यक्ति घर पे आता है काम करने के बाद, उससे पूछा जाता है कि तुम्हारा बेटा कहाँ है? तो माँ का अलग बयान था और पिता का अलग बयान था। हालांकि पिता ने स्टार्टिंग से ही बोल दिया कि मेरा बेटा सऊदी अरब गया हुआ है, लेकिन जब ये बात वो बुज़ुर्ग व्यक्ति बोल रहा था तो उसकी नज़रें पुलिस की नज़रों से अलग थीं। तो कहीं ना कहीं पुलिस को शक होने लगता है, और जैसे पुलिस और बात करने की कोशिश करती है तो बुज़ुर्ग दंपति वो थर-थर काँपने लगते हैं और बेहोश हो जाते हैं। जो बार बार बेहोश हो रहे थे, तो पुलिस वालों को लगता है कि ऐसा ना हो ये बुज़ुर्ग व्यक्ति के साथ कुछ हादसा हो जाए, इसलिए कल आएंगे और कल आने के बाद फिर से बात करेंगे। मगर पुलिस जाते जाते एक बात कहती है कि कल किसी काम पे नहीं जाना है, आपको यहीं रहना है। पुलिस वाले चले जाते हैं, रात हो जाती है, इंतज़ार किया जाता है, और अगले ही दिन, क्योंकि यहाँ पर रात में पुलिस की ड्यूटी लगा दी गई थी ताकि ये बुज़ुर्ग दंपति यहाँ से खिसक ना जाएँ। हालांकि इन्होंने रात में इधर उधर जाने की कोशिश की थी, लेकिन पुलिस वालों को देखने के बाद वो रुक जाते हैं। अगले ही दिन ऑफिसर पहुंचते हैं और पहुंचने के बाद इस बुज़ुर्ग दंपति से फिर से बातचीत करने की कोशिश करते हैं। वही जो एक दिन पहले हो रहा था वही ये अब करने लगते हैं। कभी बेहोश होने की नाटक कर रहे थे, कभी कुछ कर रहे थे। पुलिस वाले ने दोनों को हिरासत में लिया और हिरासत में लेने के बाद सीधा थाने लेकर जाते हैं, और थाने में ले जाने के बाद इनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं। तब अलग अलग जब बातचीत करते हैं तो माँ रोने लगती है, गिड़गिड़ाने लगती है और कहती है कि हमें माफ़ कर दो। मगर पुलिस वाले पूछते हैं कि आखिरकार किसने मारा है, क्यों मारा है, क्या बात है, कुछ तो बताओ। जब माँ बताने लगती है तो माँ फूट फूट कर रोने लगती है, और ये बात सुनने के बाद पुलिस वालों के भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं, सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि कोई व्यक्ति किस हद तक जा सकता है। दरअसल ये उनके सब्र का इम्तहान था जो कि लगभग 3 साल से लिया जा रहा था। बुज़ुर्ग महिला बताती है कि उसका बेटा लगभग 3 साल पहले तक वो बिजली की दुकान पर काम करता था, और उसका काम छूट जाता है, और काम छूटने के बाद उसने काम में दिलचस्पी ना लेकर नशे में दिलचस्पी ले ली थी। आए दिन शराब पीता था और बहुत ज़्यादा शराब पीता था, और हमसे रोज़ पैसे मांगता था। थोड़े से पैसे कमाते थे, कहाँ से लाके देते। जब भी शराब के लिए पैसे मांगता था, ये मना करते थे तो वो इन्हें मारता था, और रोज़ रोज़ मारपीट होती थी। जब हमने आवाज़ लगानी शुरू की, लोगों से अपील की बचने की, तब 1-2 बार तो लोगों ने आके बचा दिया, लेकिन वो और ज़्यादा मारता था। इसलिए हर वक्त तो कोई व्यक्ति होता नहीं था बचाने के लिए। रोज़ रोज़ बूढ़ी माँ, बूढ़ा पिता उस लड़के के हाथों से पिटता था,
जब ये लगातार ऐसे चलता चला जा रहा था तो इन बुज़ुर्ग माँ बाप की जो सब्र का इम्तहान था 6 जनवरी 2015 की शाम को उस वक्त टूट जाता है, जिस वक्त ये लड़का नशे की हालत में घर में घुसता है और घुसते ही उसने अपने बाप को बहुत ज़ोर का थप्पड़ मारना शुरू कर दिया। माँ दौड़ते हुए आती है, अपने पति को बचाने की कोशिश करती है तो वो माँ को भी मारता है, बाप को भी मारता है, लेकिन लड़का उस दिन बहुत ज़्यादा नशे में था और जैसे ही वो बेड पर जाकर सोता है बिना कुछ खाए पिए तो बूढ़े माँ बाप दोनों रोने लगते हैं, गिड़गिड़ाने लगते हैं, क्या करें समझ में नहीं आ रहा था। तब बूढ़े माँ बाप ने एक प्लान किया और प्लान ये था कि वो अपने उस बेटे से बदला लेना चाहते थे। वो नशे की हालत में था, पहले तो उसको थप्पड़ों से पीटते हैं और थप्पड़ों से पीटते पीटते जब थक जाते हैं तो वही उसका पिता उसके सीने पर बैठकर गला दबा देता है। उसको कुछ नहीं पता था क्योंकि वो बहुत ज़्यादा गुस्से में था। गुस्से में होने के बाद वो अपने ही बेटे को मार डालता है और जब उसकी माँ उससे आवाज़ लगाती है, बेटे बेटे करके बुलाती है, तो वो लड़का कुछ भी नहीं बोल पाता क्योंकि उसकी सांसें थम चुकी थीं। अब बूढ़े माँ बाप ने उस लड़के की लाश को ठिकाने लगाने के बारे में सोचने लगे। जैसे ही उठे उसे उठाने की कोशिश की तो वो उठ नहीं पा रहा था। ऐसे में उन्हें डर था कि अगर पुलिस हमें पकड़ के ले जाएगी तो हमारी ज़िंदगी पूरी तरह से ख़राब हो जाएगी, हम पहले से परेशान थे और ज़्यादा परेशानी में घिर जाएंगे। तब उसके बाप को याद आता है कि जिस तरह से वो घरों में पत्थर लगाता है, जिस तरह से वो घरों में टाइल्स लगाता है, जिस तरह से पत्थर काटता है, टाइल्स काटता है, अपनी ग्राइंडर मशीन से उसने अपने ही बेटे के टुकड़े करने शुरू कर दिए और रात भर वो ऐसे ही करता रहा। घंटों तक मशीन चलते रही। घर के अंदर अपने ही बेटे के लगभग 25 टुकड़े किए थे। बाप टुकड़े कर रहा था, माँ उन्हें थैले में भर रही थी और जाकर पास के ही जैतपुर का जो नाला है उसमें फेंक रही थी। इधर उधर फेंकते फेंकते वो फेंक देती है। पूरी रात उस लाश को ठिकाने तो लगा देते हैं, घर के अंदर साफ़ सफाई भी करते हैं, मगर जब खोजी कुत्ता उस घर के अंदर की तलाशी लेने की कोशिश करता है तो वहाँ घर के अंदर कई जगह खून के धब्बे मिलते हैं और बुज़ुर्ग व्यक्ति के द्वारा जो किया हुआ कृत्य था वो लोगों के सामने आता है। तो लोग इस बात को लेकर भी हैरान थे कि एक बेटा बूढ़े माँ बाप को मारता है और इस बात को भी लेकर हैरान थे कि बूढ़े माँ बाप अपने बेटे को मारते तो हैं लेकिन जिस तरह से मारते हैं उसको सुनने के बाद किसी की भी रोंगटे खड़े हो सकते हैं, कोई भी सन्न रह सकता है। सभी के सभी लोग सन्न रह गए थे। पुलिस ने इन दोनों बुज़ुर्ग दंपति को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया था। वाकई ये कहानी, ये घटना बहुत ही भयानक थी। जितने लोगों ने इस घटना के बारे में सुना वो लोग हैरान थे और परेशान थे। दोस्तों, इस घटना को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सतर्क करना है। घटना को सुनाने का उद्देश्य यही है, यदि आपके साथ ऐसी कोई वारदात होती है तो ज़रूरी नहीं है कि आप उसकी हत्या करके उसके 25 टुकड़े ही करेंगे। आपकी ज़िम्मेदारी बनती है कि नज़दीकी पुलिस स्टेशन जाएं और पुलिस से जाकर मदद मांगें। पुलिस आपकी मदद ना करे तब आप उच्च अधिकारियों के पास जाएं, उच्च अधिकारियों से जाकर मदद मांगें। यदि उच्च अधिकारी भी मदद नहीं करते हैं तो आज का ज़माना सोशल मीडिया का ज़माना है। आप अपनी वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड कर सकते हैं। जनता की आवाज़ जब बनेगी आवाज़ तो उसके बाद पुलिस वालों की मजबूरी बन जाएगी और आपकी मदद होगी। मगर जिस तरह से बुज़ुर्ग माँ बाप ने अपनी ज़िंदगी को अंतिम क्षणों में जाकर ख़राब किया, शायद ऐसा उन्हें बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए था। दोस्तों, जाते जाते रोज़मर्रा की तरह जिस तरह से लोगों के जन्मदिन होते हैं तो आज ये दीक्षा भारत हैं, राज सिंह की भतीजी हैं और विशाल पाल हैं औरैया से, राजा यादव हैं आज़मगढ़ से, व्योम हैं, नर्मदा कुमारी हैं, राज यादव हैं। इन सभी को जन्मदिन की ढेरों सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत मुबारकबाद। साथ ही यूट्यूब पर वीरू भाई हैं, विमल शर्मा हैं, मंजर आलम बिहार से हैं, इफ्तिखार आलम झारखंड से हैं, लक्ष्मी मरियन हैं, राजेश कुमार हैं, रमाकांत इमरा हैं, हितेश मयूर हैं, कमलेश विखान हैं, डॉक्टर निशाद खान हैं, पवन पासवान बिहार से हैं, अनुराग यादव करहल से हैं, सुल्तान अंसारी यूपी से हैं, पूनम वर्मा हैं, मेहताब अली यूपी से हैं, जुगेंद्र भारती चित्तौड़गढ़ से हैं, बाबू लाल गुज्जर राजस्थान से हैं, आफ्ताब अंसारी मुंबई से हैं, अतुल यादव आजमगढ़ से हैं, मिथुन कुमार देवघर से हैं झारखंड, महबूब आलम हैं, शान राणा कोलू शर्मा धौलपुर से हैं। और फेसबुक पर कमेंट कर अपील करने वाले जो नाम लेने की अपील करते हैं, प्रदीप बेगूसराय से हैं, अनुराधा सिंह जबलपुर से हैं, अनीता शर्मा हैं, अमित सिंह अयोध्या से हैं, रोहताश वर्मा बेभादी से हैं, ठाकुर दीपक गुजर अलीगढ़ से हैं, भान चंद्र साबू छतरपुर से हैं, अभय सिंह अलवर से, डॉक्टर आरपी पांडे गाज़ीपुर से, गुड्डू सोलंकी खुर्जा यूपी से हैं, गणेश कुमार, मोनू कुमार बिहार से, रंजीत राजपूत ललितपुर से, ओम प्रकाश सरदार बिहार से, महजवीन सैफ़ी, सुखदेव यादव, सतीश यादव दिल्ली से हैं, अबरार खान, नवनीत सिंह नजीमाबाद से, शमीम अहमद संभल
से, इकबाल भारती जबलपुर से, नदीम कपूर बुलंदशहर से, रमाकांत राज यादव फ़िरोज़ाबाद से। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। कल आपने 1 मिलियन सब्सक्राइबर पूरे होने पर जिस तरह से मुबारकबाद दी है, मैं आपका ऋणी हो गया हूँ। आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। ऐसे ही आपका प्यार, ऐसे ही आपका दुलार बना रहेगा तो ये परिवार और भी बड़ा होता चला जाएगा। आप अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।